हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन। और टीचिंग लाइन में अगर मैं बात करूं तो मैं 2009 से टीचिंग लाइन में हूं। 2009 में ही मैंने अपना सीए कोर्स कंप्लीट किया था और तभी से मैं टीचिंग लाइन में हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आपने सीए में इंटर में एंटर कर लिया है। या तो फाउंडेशन से आए हो या डायरेक्ट एंट्री से आए हो, जैसे भी आप आए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम। जस्ट बिफोर सनराइज देर इज ए डार्क नाइट। जस्ट बिफोर सनराइज देर इज ऑलवेज ए डार्क नाइट। सनराइज से पहले हमेशा एक डार्क नाइट होती है। कई बार क्या होता है, हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एज ए स्टूडेंट हम स्टडी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सर पैसा नहीं है लेकिन क्लासेस लेनी है, स्टडी करना चाहते हैं बट स्टडी के लिए टाइम नहीं है। ये क्या है, ये एक डार्क नाइट है। लेकिन जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करोगे तो एक सनराइज होगा और आपकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो जानी। तो अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में भी एक ऐसा सनराइज आए, तो ये जो डार्क नाइट चल रही है, ये जो स्ट्रगल चल रहा है हमारी लाइफ में, इसको हमें इन एनी केस फेस करना है और इस पे जीत हासिल करनी है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीएमए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 में लास्ट पेपर होता है, पेपर नंबर 12, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। शॉर्ट में एमए बोल देते हैं। सिलेबस 2022 में ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। पहले जब सिलेबस 2016 चला करता था, उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था तो सही, बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता था। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन थोड़ा कम होता था। इंस्टीट्यूट ने ये देखा कि आप बनने जा रहे हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट अलग से होना चाहिए पूरे के पूरे 100 मार्क्स का। तो सिलेबस 2022 में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 100 मार्क्स की वेटेज के साथ। आज की क्लास में मैं आपके साथ केवल और केवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने वाला हूं कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 12 जो है, क्या सिलेबस है इसका, और साथ में मैं आपके साथ आपका एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ एग्जाम पैटर्न ही डिस्कस कर लेता हूं। देखो, प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है, हमारा एग्जाम सर ऑनलाइन एग्जाम है। हमारा जो एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। हमारे एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम है और हमारा जो एग्जाम का पेपर आता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया। हमारा जो पेपर आता है उसको 4 सेक्शन में यहां पे डिवाइड किया जाता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंदर आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको मैं एसएक्यू बोल देता हूं, दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कि सर छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिसका हमें शॉर्ट में आंसर देना है। सी में अगर बात करूं तो सी को मैं बोल देता हूं एलएक्यू, दैट इज लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चंस आते हैं। और सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। केस स्टडी क्वेश्चन आता है। सर सेक्शन ए जो है उसके अंदर एमसीक्यू कितने आते हैं, तो इसमें आपको 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। हर एक की वेटेज 1 मार्क्स की होगी। तो अकॉर्डिंगली ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। 20 के 20 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने, मतलब किसी तरीके की सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है। 20 एमसीक्यूज होंगे, एक एक नंबर की वेटेज है, तो 20 मार्क्स का सेक्शन ये आता है। सिमिलरली अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनकी वेटेज 2-2 नंबर की होती है।
अकॉर्डिंगली सेक्शन बी भी 20 मार्क्स का ही है और ये कंपलसरी आपको 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किसी तरीके की यहां पे सेक्शन बी में भी कोई चॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कई बार तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको वन वर्ड आंसर देना है, लाइक एक डेफिनेशन दे दी, बोलते हैं ये डेफिनेशन किसकी है बताओ, तो बस आपको लिखना ही होता है सर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। कई बार कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफाइन करो, तो फिर आपको 2 से 3 लाइन में वहां पे आंसर मेंशन करना पड़ सकता है, बट 3 लाइन से ज्यादा का आंसर आपको इन एनी केस सेक्शन बी में किसी भी क्वेश्चन का नहीं देना। 2 नंबर के लिए 3 लाइन का आंसर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको देना। जो सेक्शन सी है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, और उसको मैं इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूं, इसलिए इंटरेस्टिंग बोल रहा हूं कि इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 12-12 नंबर उनकी वेटेज है। तो सर ये 72 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। सर इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, 6 क्वेश्चन है 12-12 नंबर के। इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो 6 क्वेश्चन हैं ये आपको 6 के 6 अटेम्प्ट नहीं करने, आपको इसमें से अटेम्प्ट केवल और केवल 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं, अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 6। इन 6 क्वेश्चंस में से आपको केवल और केवल 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। मतलब सर वैसे तो 72 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बट इस 72 में से अपने को अटेम्प्ट कितने का करना है, अटेम्प्ट अपने को 4 क्वेश्चन 48 मार्क्स के अटेम्प्ट करने, 48 मार्क्स के अपने को अटेम्प्ट करने। इसके अलावा इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि 12 नंबर जो है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल क्वेश्चन 12 नंबर का दे दिया, नहीं, इस 12 नंबर के क्वेश्चन में पार्ट्स बना दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि इसमें एक क्वेश्चन है 12 नंबर का, तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल चैप्टर में से एक सिंगल क्वेश्चन 12 नंबर का दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं, 2 पार्ट बना देते हैं नॉर्मली 6-6 नंबर के, 7 और 5, 8 और 4, कई बार 3 पार्ट भी बना दिए दे जाते हैं 4-4 नंबर के। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन आता है LAQ का, जो 6th क्वेश्चन होता है वो होता है थ्योरी क्वेश्चन, तो उसके अंदर तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये सेक्शन सी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि सर ये 12-12 नंबर के 6 क्वेश्चन कहने को हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 12 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 12 नंबर का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 अगर 12 नंबर का है तो उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट भी हो सकते हैं, 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसमें 6th जो थ्योरी होता है उसमें तो 4 पार्ट 5 पार्ट तक भी होते हैं, मतलब 5 पार्ट होते हैं जिसमें से 4 अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं ये इंटरेस्टिंग है। और जो केस स्टडी है सेक्शन डी, उसमें आपको 12 नंबर की वेटेज का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बारह नंबर का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम का पैटर्न रहता है। फिलहाल हमारे ऑनलाइन एग्जाम है और फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि ऑफलाइन होंगे, बट अगर इसमें किसी भी तरीके का चेंज होता है तो हमारी तरफ से आपको एक वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा कि आपके एग्जाम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। हालांकि ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, आपकी स्टडी पे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर मेरे एग्जाम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन, क्योंकि मेरे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इसी तरीके के आने, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस। बात थोड़ा सा मैं आपके साथ थ्योरी और प्रैक्टिकल को लेकर भी करना चाहूंगा कि सर ये जो हमारा पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये प्रैक्टिकल है कि थ्योरी। देखो अगर पेपर मुझसे पूछोगे कि प्रैक्टिकल है कि थ्योरी, तो मेरा आंसर है ये प्रैक्टिकल पेपर है, तो मेरा आंसर है ये प्रैक्टिकल पेपर है। लेकिन क्या सर प्रैक्टिकल है तो क्या 100 नंबर का जो पेपर है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो वेटेज है 100 नंबर का पेपर अपने को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, क्या 100 नंबर के सारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रैक्टिकल्स आते हैं? तो आंसर इज नो। इसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं सेक्शन ए में बात करूं तो आपको इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्सअप देखने को मिल जाएगा। इसमें अप्रॉक्स 60% आपको थ्योरी देखने को मिल जाएगी सेक्शन ए में, और सर 40% प्रैक्टिकल देखने को मिलता है।
अप्रॉक्स बता रहा हूं, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो सर सेक्शन ए को देख के तो लगता है ये थ्योरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, बट ऐसा नहीं है। सेक्शन बी में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 70% के आसपास प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है और 30% के आसपास थ्योरी देखने को मिलती है। सेक्शन सी फिर से मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि सर सेक्शन सी में जो 72 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 72 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो 16 से 18 नंबर का आपको थ्योरी देखने को मिलता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी अगर मैं बात करूं 72 मार्क्स में 20 मार्क्स से ज्यादा आपको इन एनी केस थ्योरी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो सेक्शन सी है इसमें भी मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिकल जो है वो आपको 75% के आसपास, 75 to 80% आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है और इसमें थ्योरी आपको 25% के आसपास देखने को मिलेगी। और सेक्शन डी जो है वो अपना 100% एक सिंगल क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा, केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके। तो अब आप देख सकते हो कि सर प्रैक्टिकल भी आता है, थ्योरी भी आता है। सेक्शन डी 100% प्रैक्टिकल है, सेक्शन सी में भी प्रैक्टिकल थ्योरी को डोमिनेट कर रहा है, बी में भी प्रैक्टिकल थ्योरी को डोमिनेट कर रहा है। हाँ, ए में थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा आती है क्योंकि जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकली इंस्टीट्यूट ज्यादा पूछता है इन कंपैरिजन विद प्रैक्टिकल। तो ये जो हमारा पेपर है, ये जो हमारा पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिक्स है। अगर आप मुझसे ऑन एन एवरेज पूछोगे तो मैं कहूंगा 75% यू कैन एक्सपेक्ट प्रैक्टिकल एंड 25% यू कैन एक्सपेक्ट थ्योरी, क्योंकि कहीं पे थ्योरी ज्यादा है, कहीं पे प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो सर हमारा जो पूरा पेपर आता है यू कैन से सर 75% प्रैक्टिकल और 25% उसमें थियोरिटिकल पोर्शन देखने को मिलता है। हम अपनी क्लासेस में इस तरीके से प्रिपरेशन करवाते हैं कि आप एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी इजीली अटेम्प्ट कर सको और प्रैक्टिकल भी अटेम्प्ट कर सको। अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं हम अपनी क्लासेस में ताकि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किसी भी तरीके से अटको नहीं, मतलब किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, क्योंकि काफी सारा फॉर्मूला बेस्ड होता है, काफी सारा फॉर्मेट बेस्ड हमारा कॉन्सेप्ट चलता है। और हम आपको अलग से भी एमसीक्यू की क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं कुछ एट द एंड, ताकि आपके एग्जाम में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये तो आपका जब हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं उसमें चीजें कवर हो ही जाती है। सेक्शन ए एमसीक्यूज, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं उसमें से नॉर्मली आ जाता है या फिर जो अलग से आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे उसमें से। सेक्शन बी की थ्योरी, आपको जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा किसी चैप्टर से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से सेक्शन बी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेक्शन सी में जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें भी मैं बता दूं आपको 4 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। इसका मतलब सर बहुत बड़े बड़े थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं है कि हमें पेज भर भर के वहां पे आंसर देना है, नहीं। 5 से 6 पॉइंट अगर आप रेलिवेंट लिखोगे 4 नंबर के लिए तो भी एग्जामिनर आपको 4 में से 4 नंबर दे सकता है, बस वो पॉइंट रेलिवेंट होने चाहिए। तो हम अपनी क्लासेस में प्रैक्टिकल भी कवर करने वाले हैं, थ्योरी भी कवर करने वाले हैं। तो ये तो बात हुई सर एग्जाम के पैटर्न की। अब आप हमें ये बताइए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये जो 100 नंबर का पेपर है इसके लिए हमें कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 100 नंबर के पेपर के लिए हमें कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, इंस्टीट्यूट ने आपका ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है इसको 8 सेक्शन में डिवाइड किया। इंस्टीट्यूट ने आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस है इसको 8 सेक्शंस में डिवाइड किया, 8 सेक्शंस। सेक्शन ए से लेकर एच तक, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। सिलेबस 8 सेक्शंस में डिवाइड है, पेपर 4 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए, देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं इंटर लेवल पे 4 सब्जेक्ट टीच करता हूं। फर्स्ट ग्रुप कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड ग्रुप में ओएमएसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स और
MA दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं आपको, किसी भी सब्जेक्ट का पहला जो चैप्टर होता है, पहला जो सेक्शन होता है, चैप्टर होता है, स्टडी नोट होता है, कुछ भी आप उसको नाम दे दो, वो हमेशा सब्जेक्ट का ओवरव्यू होता है, इंट्रोडक्शन होता है। तो सिमिलरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी जो सेक्शन ए है दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअल में होता क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आप फर्स्ट ग्रुप में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हो, सेकंड ग्रुप में मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या रिलेशन है। अब जब रिलेशन की बात आती है तो हम कॉमन चीजें भी देखते हैं, मतलब सिमिलरिटी क्या है दोनों में और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। और साथ में हम ये देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं उनका क्या रोल है इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, कि आज का जो मॉडर्न टाइम है, आज का जो मॉडर्न टेक्निकल टाइम है, जो कि मशीनों से काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल की बजाय ज्यादा, तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या है। और मेनली अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन काम है वो होता है डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो है डिसीजन मेकिंग के लिए, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है डिसीजन लेना मेनली, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और इंस्टीट्यूट ने हमें साथ के साथ हर एक सेक्शन की एक वेटेज भी बताई है कि 5% वेटेज इस सेक्शन ए की रहेगी। सेक्शन ए में एक सिंगल चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक्चुअल में यू कैन से सर इंस्टीट्यूट ने सिलेबस देते वक्त क्या किया, अपने सिलेबस को सेक्शंस में डिवाइड किया, जिसमें पहले बोला कि सेक्शन ए है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर उसमें कितने चैप्टर्स कवर हैं, तो उन्होंने कहा एक ही चैप्टर है इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसकी वेटेज 5% होगी। 5% का मतलब क्या है, आपको मैंने अभी अभी एनालाइज करवाया कि सर हमारा जो पेपर है मोटा मोटी 20 नंबर का सेक्शन ए, 20 नंबर का सेक्शन बी, 72 मार्क्स का सेक्शन सी, 12 नंबर का सेक्शन डी, 124 नंबर। और सेक्शन सी में भी क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन आता है उसमें भी 5 थ्योरी होती है 3-3 नंबर की, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करनी होती है, तो 3 नंबर वहां पे बढ़ जाते हैं, तो 127 नंबर। हमारा जो पेपर आता है वो टोटलिटी में 127 मार्क्स का पेपर आता है। तो अगर इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई 5% क्वेश्चन हम सेक्शन ए में से पूछेंगे, तो वो ये कहना चाहते हैं कि 127 का 5% दैट इज 6.35, मतलब अप्रॉक्स यू कैन से सर 6 नंबर तक का क्वेश्चन आप सेक्शन ए में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 6 नंबर तक का क्वेश्चन आप सेक्शन ए में से एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हो। और सेक्शन ए को भी फिर इन्होंने क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट में उन्होंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बता दी, द नेक्स्ट पार्ट में रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बता दिया, द नेक्स्ट पार्ट में रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड बता दिया। जैसे सेक्शन ए बना दिया, इसको चैप्टर नंबर 1 बोल दिया, तो फिर इसको 1.1 बोल दिया, इसको 1.2 बोल दिया और इसको 1.3 बोल दिया। तो इस तरीके से आपका हर एक सेक्शन और चैप्टर डिवाइड किया हुआ है। तो सर सेक्शन ए में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है 5% वेटेज के लिए, एग्जाम में अप्रॉक्स यू कैन एक्सपेक्ट सर 6 नंबर तक की वेटेज अपने को यहां पे देखने को मिल सकती है। सेक्शन बी, सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी में रखा है चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर की वेटेज क्या है, सेक्शन की वेटेज क्या है सर, सेक्शन की वेटेज है 10%। मतलब अगेन मैं कहूंगा 127 का 10% 12.7, इसका मतलब अप्रॉक्स आप इसमें से 12 से 13 नंबर तक के क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। चलो साथ के साथ मैं बताता रहता हूं कि थ्योरी क्या है प्रैक्टिकल क्या है। तो सेक्शन ए जो है वो प्योर थ्योरी आपको देखने को मिलेगा, इंट्रोडक्शन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा।
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सेक्शन बी 10% की वेटेज, इसमें भी एक सिंगल चैप्टर कवर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के नाम से, जिसकी 10% की वेटेज है, 12 से 13 नंबर तक के क्वेश्चन। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसको चैप्टर नंबर 2 बोल दिया, तो इनको 2.1 2.2 ऐसे बोल दिया। हालांकि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने सिलेबस को कवर करना है। बस मैं आपको जस्ट पैटर्न बताना चाह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट ने सिलेबस बताया कैसे। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या क्या कवरेज करनी है, तो इसमें एक तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम हमें देखना है। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने फाउंडेशन क्लियर किया और डिसाइड किया कि सर हम सेकंड ग्रुप पहले देंगे, उसके बाद हम जब सेकंड ग्रुप क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम फर्स्ट ग्रुप की तैयारी करेंगे। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने डायरेक्ट एंट्री से यहां पे एडमिशन लिया, लेकिन मोस्टली बच्चा ऐसा होता है जो पहले ग्रुप 1 पढ़ता है और उसके बाद ग्रुप 2 पढ़ता है। देखो, जिन्होंने भी डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन लिया है और वो कॉमर्स बैकग्राउंड रखते हैं, तो उन्होंने कभी ना कभी कॉस्ट अकाउंटिंग जरूर पढ़ा हुआ होता है। सिमिलरली अगर आप ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 पढ़ रहे हो तो आपने भी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा हुआ होता है। और जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे होते हैं वो भी ये तो नहीं कहते कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, क्योंकि अपने सीएमए फाउंडेशन में फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक 30% की वेटेज के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग भी रखा हुआ है। तो आप सबने एक वर्ड जरूर सुना होगा, ओवरहेड्स। आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, ओवरहेड्स, क्योंकि फाउंडेशन में भी ओवरहेड वर्ड तो यूज किया जाता है। ग्रुप 1 वाले बच्चे ने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ होता है ओवरहेड का, और जो डायरेक्ट एंट्री से आया है उसने भी अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से आया है तो कभी ना कभी कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड जरूर पढ़ा हुआ होता है। जो आप ओवरहेड का चैप्टर पढ़ के आते हो उसको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम बोला जाता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो एक मॉडर्न कॉस्टिंग सिस्टम है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यू कैन से सर ओवरहेड का नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसकी वजह से जैसे ही हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पहुंचते हैं हम कहते हैं ओवरहेड जो पढ़ के आए दैट इज द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। तो हमें यहां पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम का भी थोड़ा सा जिक्र करना है, क्योंकि हम ये नहीं मान के चलते कि भाई आपने अगर पीछे पढ़ा भी हुआ है तो आपको चीजें याद हो। तो यहां पे पहले हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता क्या है, डेफिनेशन एंड मीनिंग। इसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को शॉर्ट में एबीसी बोल दिया जाता है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कैसे किया जाता है, तो स्टेप्स देखेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करते वक्त हमें कुछ टर्म्स समझने होते हैं जो कि हम यहां पे समझेंगे। कॉस्ट पूल्स क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करती है तो उसको क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, और साथ में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है उसका डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से रोल है। तो ये टॉपिक्स हमें 10% वेटेज के लिए यहां पे पढ़ने हैं। 10% मतलब 12 से 13 नंबर की वेटेज के लिए। इसके बाद सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी ही एक सिंगल सेक्शन है जिसमें एक से ज्यादा चैप्टर कवर है। बाकी जितने भी सेक्शन रखे गए हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सब में एक एक चैप्टर ही है। सेक्शन सी में 3 चैप्टर रखे गए और इसकी वेटेज भी आप देख सकते हो। सेक्शन सी का नाम है डिसीजन मेकिंग टूल्स। ऑफ कोर्स होगा ही सर, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता ही डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इस सेक्शन का नाम ही है डिसीजन मेकिंग टूल्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग के लिए किन टूल्स की हेल्प लेती है। तो इसकी वेटेज काफी आई है, 30% इसकी वेटेज है। इसकी वेटेज 30% है और इसमें 3 चैप्टर कवर किए हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग और ट्रांसफर प्राइस। अब फिर से कहूंगा, अगर आप ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद सेकंड ग्रुप में आए हो तो नो डाउट आपने मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग ग्रुप 1 के कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है और ग्रुप 2 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है। ग्रुप 1 में जब आप मैनेजमेंट वो मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हो
तो उसी में एक पार्ट दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसको काफी ज्यादा ब्रॉडली डिस्कस किया गया है, तो इसका एक अलग से चैप्टर ही बना दिया, एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, और अलग से एक चैप्टर एडिशन है इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग आप थोड़ा बहुत पढ़ के आते हो, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग आप बहुत थोड़ा सा पढ़ के आते हो, ट्रांसफर प्राइसिंग तो बिल्कुल नया है ही। तो ये 3 टूल्स हैं। इंस्टीट्यूट ने बोला है कि सेक्शन सी में से हम 30% क्वेश्चन पूछेंगे। अब 30% क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा हो जाता है सर। 127 मार्क्स का आपका जो टोटल पेपर आता है, इसका मतलब 38.1, इसका मतलब 38 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन सी में से आने के चांसेस है एग्जाम में, एज पर इंस्टीट्यूट ने जो हमें वेटेज बताई है उसके अकॉर्डिंगली। तो सेक्शन सी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सेक्शन होने वाला है। सेक्शन सी में ये मार्जिनल कॉस्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग, ये 3 चैप्टर हैं। तो ये एक तरीके से 3rd चैप्टर, ये 4th चैप्टर और ये 5th चैप्टर बन जाते हैं। अब इसके अंदर भी पार्ट्स किए गए हैं कि सर मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले तो मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि सर मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है, जो कि आप लोगों में से काफी बच्चों ने ऑलरेडी ग्रुप 1 में पढ़ा होता है, बट हम ये मान के नहीं चलते कि आपने पढ़ा है। हम बिल्कुल बेसिक से आपके साथ दोबारा से डिस्कशन करेंगे। जिसको याद है अच्छी बात है, चीजें याद आएगी, लेकिन जिसने अच्छे से तैयारी नहीं करी फर्स्ट ग्रुप की, उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से ही हम चीजों को यहां पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम सीवीपी एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि सर कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट का क्या रिलेशन होता है। मतलब अगर मैं सेल वॉल्यूम कम करता हूं, ज्यादा करता हूं, तो उससे कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आता है। अगर सेल्स वॉल्यूम में चेंज करेंगे, कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसका एनालिसिस हमें करना है। तो उसको बोला गया है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसको शॉर्ट में सीवीपी एनालिसिस बोल दिया जाता है, जिसको शॉर्ट में सीवीपी एनालिसिस बोल दिया जाता है। इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमें यहां पे ब्रेक इवन चार्ट्स भी डिस्कस करने, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। साथ में हमें प्रॉफिट के चार्ट्स भी डिस्कस करने हैं कि सर किस वॉल्यूम पे क्या प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस भी देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है और फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में पे करती है, जैसे एक बिल्डिंग का रेंट आप पे करते हो 1 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन वहां पे 2, 3, 4 प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सर बिल्डिंग का रेंट तो 1 लाख सीधा सीधा जा रहा है, लेकिन हर एक प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट वगैरह होता है अलग अलग होता है। तो ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट किया जाए जब एक कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, तो उस सिचुएशन को मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन बोला जाता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में हम यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट एक ऑर्गेनाइजेशन कब यूज करती है कि सर मेरी मान लो कैपेसिटी तो है कि मैं 10,000 यूनिट बना सकता हूं, लेकिन मैं फिलहाल 5,000 यूनिट बना रहा हूं, तो मैं 5,000 यूनिट बना के मार्केट में बेच रहा हूं। अब एक नया ऑफर आ गया मान लो 1,000 यूनिट, 2,000 यूनिट का, तो मैं ये देखना चाहता हूं जब मैं एडिशनल ये 1,000, 2,000 यूनिट बनाता हूं तो मेरी एडिशनल कितनी कॉस्ट आती है। मतलब जब मैं 5,000 यूनिट बना रहा था मेरी क्या कॉस्ट आती थी, अगर मैं 6,000 यूनिट बनाऊंगा तो मेरी क्या कॉस्ट आएगी। तो वॉल्यूम में डिफरेंस की वजह से कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा, दैट इज नॉन एज डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। और साथ में हम डिस्कस करेंगे यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और वो भी इंस्टीट्यूट ने क्लियरली लिखा है, इस पे हम आपसे एडवांस्ड एप्लीकेशन करवाएंगे। मतलब इसमें आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में प्रॉफिट कैलकुलेट करने की 2 टेक्निक्स है, यू कैन से, एक है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो दीज आर द 2 टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमें क्या है, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग और प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैलकुलेट करना सीखना है। दोनों में डिफरेंसेस भी आते हैं, क्यों आते हैं, वो सारी चीजें हमें यहां पे डिस्कस करनी है। तो दीज आर द 6 पार्ट्स इन मार्जिनल कॉस्टिंग। इसी तरीके से ये जो सेकंड नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। अब देखो डिसीजन मेकिंग के लिए आप कहते हो सर डिसीजन मेकिंग के लिए आप कहते हो सर डिसीजन मेकिंग के लिए
हम मार्जिनल कॉस्टिंग को कैसे यूज करें। अब जो डिसीजन मेकिंग वर्ड है, ये डिसीजन मेकिंग वर्ड बहुत ज्यादा वाइड है। डिसीजन मेकिंग वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा वाइड है। आप एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हो। अब आपको ये डिसाइड करना है सर क्लासेस कौन से टीचर से लेनी है, ये भी तो एक डिसीजन नहीं है। इवन डेली बेसिस पे घर में मेरी वाइफ मदर ये डिसाइड करती है आज सब्जी कौन सी बनेगी, वो भी तो एक डिसीजन है। मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा ब्रॉड वर्ड है। तो डिसीजन मेकिंग किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट में तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन लगानी पड़ेगी कि सर हाँ ये डिसीजन हमें यहाँ पे कवर करने हैं। तो इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किन किन डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हम मार्जिनल कॉस्टिंग का एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे। और इस सीक्वेंस में सबसे पहले प्राइसिंग डिसीजन हम देखेंगे कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना चाह रही है, कैसे कैलकुलेट किया जाए। एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करना चाहती है, मान लो रेमंड कंपनी है। रेमंड कंपनी ये डिसाइड करना चाहती है कि हमें शर्ट बनाना है और उस शर्ट के लिए जो क्लॉथ चाहिए वो हम खुद बना लें या मार्केट से खरीद लें। तो डिसीजन आता है कि खुद बना लें या मार्केट से खरीदें, मेक और बाई डिसीजन। इसके बाद अगर आपके सामने कोई ऑफर आ रहा है, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था कि मेरी कैपेसिटी तो 10,000 यूनिट बनाने की है, लेकिन मैं फिलहाल 5,000 यूनिट बनाकर ही बेच रहा हूं। अब मेरे पास एक नया कस्टमर आया जो मुझसे 1,000-2,000 यूनिट की डिमांड कर रहा है, क्या मैं उसके ऑफर को एक्सेप्ट करूं कि ना करूं। तो हमें यह डिसाइड करना है सर उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। तो एक्सेप्ट एन ऑर्डर या फिर रिजेक्ट, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दें। इसके अलावा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं, लैंड हो गया, लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, कैपिटल हो गई, ये सारे क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनमें से ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी भी फैक्टर की लिमिटेशन हो सकती है। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश जो है कहीं ना कहीं लिमिटेड ही होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपिटल जो है वो लिमिटेड ही होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो लैंड है वो लिमिटेड ही होती है। तो सर जब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी फैक्टर लिमिटेड होता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको बेस्ट तरीके से यूज करना चाहती है। बस उस बेस्ट तरीके से यूज करने को ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। दैट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नॉन एज लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। कि जब हमारे पास किसी भी फैक्टर की लिमिटेशन होती है, मैं आपको कह दूं कि बस 5,000 केजी रॉ मटेरियल है, इसी में आपको डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट ए बनाओगे, बी बनाओगे, सी बनाओगे, कितना कितना बनाओगे। तो आपको एक डिसीजन लेना है सर 5,000 केजी रॉ मटेरियल को मैं प्रोडक्ट ए बी सी के लिए कितना कितना कैसे यूज करूं ताकि वो मेरे लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो, मोस्ट प्रॉफिटेबल हो। दैट कॉन्सेप्ट इज नॉन एज लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। डिसीजन लेना है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट डिसीजन। आप 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। सर प्रोडक्ट सी से बहुत कम प्रॉफिट होता है, कभी कभी तो लॉसेस भी हो जाते हैं। तो आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि क्या मैं प्रोडक्ट सी को हटाकर इसकी जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दूं। तो रिप्लेसमेंट डिसीजन का यहां पे मतलब है प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट, कि एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करके क्या हम दूसरा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें। दैट डिसीजन इज नॉन एज रिप्लेसमेंट डिसीजन। इसके बाद इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, कि जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं तो हमें उसमें से चॉइस करनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि से एग्जांपल मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट, मैं अभी 5,000 यूनिट बनाकर बेच रहा हूं। इसका मतलब 10,000 में से 5,000 यूनिट बनाकर बेच रहा हूं, मतलब 5,000 यूनिट की कैपेसिटी मेरे पास फालतू पड़ी हुई है। अब मैं इंडिया में 5,000 यूनिट बनाकर बेच रहा था, 10,000 यूनिट मेरी कैपेसिटी है, मैं इंडिया में बिजनेस करता हूं, 5,000 यूनिट बना के इंडिया में बेच रहा था। अब 5,000 यूनिट की मेरे पास कैपेसिटी फालतू पड़ी हुई थी,
अब हुआ क्या, कोइंसिडेंस ये हुआ कि एक तो इंडियन कस्टमर मेरे पास आया जो 5000 यूनिट खरीदना चाहता है, और सेम टाइम पे एक फॉरेन कस्टमर आया जो मुझसे 5000 यूनिट खरीदना चाहता है। तो मेरे सामने दो ऑल्टरनेटिव है कि जो आइडल कैपेसिटी है, जो फालतू कैपेसिटी 5000 यूनिट की है मेरे पास, उसको मैं किसको बेचूं। तो जब मेरे पास सामने आ जाते हैं ऑल्टरनेटिव, तो हमें उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करना होता है। और सर बेस्ट वही है कॉस्ट अकाउंटिंग में जहां पे हमें प्रॉफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिले। सिंपल कहूं, कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, जब भी डिसीजन मेकिंग करनी हो, सर प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। तो हम यहां पे जब हमारे सामने होगी चॉइस, तो हम उसमें से इवेल्युएट करेंगे और बेस्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एंसिलराइजेशन। सर सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एंसिलराइजेशन का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास कैपेसिटी है 10,000 यूनिट की, लेकिन एक कस्टमर मुझसे 12,000 यूनिट चाहता है। एक कस्टमर है जो मुझसे 12,000 यूनिट चाहता है, मेरी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट की, एक कस्टमर मुझसे 12,000 यूनिट चाहता है और वो कहता है कि सर या तो 12,000 पूरा का पूरा आपसे लूंगा, नहीं तो एक भी यूनिट नहीं लूंगा। अब मैं तो फंस गया, या तो बिल्कुल भी माल नहीं बिकेगा, या फिर ये जो एडिशनल 2,000 यूनिट चाहिए मुझे, क्योंकि 10,000 तो मैं बना सकता हूं, एडिशनल 2,000 यूनिट जो मुझे चाहिए, इसके लिए मेरे सामने दो ऑप्शन है। सर एक ऑप्शन तो ये है मैं कर लूं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब है सर कस्टमर को तो 12,000 यूनिट चाहिए, 10,000 यूनिट मैं बना लूंगा, 2,000 यूनिट मैं बाहर से बनवा लूं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल रहा है उसका कुछ पार्ट, उसका कुछ काम बाहर से करवा लेना, वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहलाता है। तो 12,000 यूनिट में से 10 मैं खुद बना लूंगा, 2,000 बाहर से काम करवा लूंगा, दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। या आपका माइंड कह सकता है सर क्यों ना अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए। अगर आपकी अभी कैपेसिटी 10,000 यूनिट की बनाने की है, आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। अगर आप लेबर बेस्ड काम करते हो तो लेबर हायर करो ताकि 2,000 एडिशनल यूनिट बना सको। अगर आप मशीनरी बेस्ड काम करते हो तो मशीनें और लगाओ ताकि आप 12,000 यूनिट बना सको। तो यू हैव टू डिसाइड कि सर अगर इस तरीके की मेरे सामने सिचुएशन आ जाती है तो मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए जाऊं या फिर एंसिलराइजेशन के लिए जाऊं। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करना चाहती है क्या मैं बिजनेस को एक्सपेंड करूं कि नहीं करूं। कई बार होता है ऐसा कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, लेकिन क्या वो डिमांड आगे भी कांस्टेंट रहेगी। क्या मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं या ना करूं। क्या मैं अगर प्रोडक्ट ए बनाकर मार्केट में कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा हूं, क्या मैं बी बनाने के लिए जाऊं कि नहीं जाऊं। क्या मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करूं कि नहीं करूं, बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं। दिल्ली में तो माल बेचता ही था, गुजरात में बेचूं कि नहीं बेचूं, डोमेस्टिक में तो बेचता ही हूं, फॉरेन में बेचूं कि नहीं बेचूं। ये सब क्या है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के तरीके। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करना चाह सकती है कि हमें बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और फाइनली जो लास्ट डिसीजन अपने सिलेबस में कवर किया गया है दैट इज सर शटडाउन और कंटिन्यू। जैसे मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा था थोड़ी देर पहले कि सर ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, ए बी और सी, लेकिन सी जो है उससे थोड़ा सा प्रॉफिट होता है या कभी कभार लॉसेस भी हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करना चाहती है कि क्या हम प्रोडक्ट सी को बनाना बंद कर दें या फिर उसको कंटिन्यू रखें। तो दिस डिसीजन विल बी शट डाउन और कंटिन्यू। तो ये कुछ डिसीजन मेकिंग है जिसमें हम मार्जिनल कॉस्टिंग का एप्लीकेशन अपने सिलेबस में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं बार बार यही कहता हूं डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा ब्रॉड वर्ड है। डिसीजन आप अपनी लाइफ में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं। बस में जाऊं कि मेट्रो में जाऊं, मेट्रो में जाऊं कि कैब कर लूं, कैब से जाऊं या अपनी गाड़ी से जाऊं, गाड़ी से जाऊं कि ट्रेन से जाऊं, ट्रेन से जाऊं कि प्लेन से जाऊं, ये खाऊं वो खाऊं क्या खाऊं। आप इन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपनी लाइफ में
डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हो, बस वो डिसीजन मेकिंग हमें यहां पे बिजनेस में अप्लाई करनी है। और सेक्शन सी में जो थर्ड चैप्टर है दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। सर ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन जब कई डिविजन्स में बंटी हुई होती है तो एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में जब माल भेजा जाता है, एक डिवीजन से जब दूसरी डिवीजन में माल भेजा जाता है तो पहली डिवीजन दूसरी डिवीजन से जो प्राइस चार्ज करती है दैट प्राइस इज नॉन एज ट्रांसफर प्राइस। जैसे मैं कहूं रेमंड कंपनी जो है एक डिवीजन में थ्रेड बनाती है और थ्रेड बना के वो क्लॉथ डिवीजन को भेजती है। तो जब एक डिवीजन थ्रेड बना के क्लॉथ डिवीजन को भेजेगी तो थ्रेड डिवीजन क्लॉथ डिवीजन से जो प्राइस चार्ज करेगी दैट प्राइस इज नॉन एज ट्रांसफर प्राइस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में जिस प्राइस में माल भेजा जाता है दैट प्राइस इज नॉन एज ट्रांसफर प्राइस। देखेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड्स क्या है, मतलब ये प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टेक्निक्स क्या है। डिविजनल परफॉर्मेंस देखेंगे एंड प्रॉब्लम ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर कंपनी ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना भी सीखेंगे और इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग की भी बात करेंगे कि एक ब्रांच मेरी इंडिया में और एक ब्रांच मेरी फॉरेन में है तो इस सिचुएशन में कैसे ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट किया जाता है। तो दीज आर सम टॉपिक्स रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग। देन इसके बाद आप सेक्शन डी देखोगे और सेक्शन डी देखते ही आप कहोगे सर ये तो हम पढ़ के आए हैं। अगर आप ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 पढ़ रहे हो तो आपके मन से यही निकलेगा सर ये तो हम सेक्शन डी पढ़ के आए हैं। सेक्शन डी का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, जिसकी वेटेज इंस्टीट्यूट ने 15% बताई है और 127 मार्क्स का हमारा पेपर आता है। उसमें अगर मैं 15% की बात करूं तो अप्रॉक्स ये 19 मार्क्स का बनता है, काफी हाई है। मतलब 19 नंबर तक के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कहते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से पूछेंगे और ये एक सिंगल चैप्टर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस सेक्शन डी में एक सिंगल चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस कवर किया गया। जिनके भी मन से यह आवाज निकली कि सर ये तो हम पढ़ के आए हैं तो उनके मन को शांत कर देता हूं, आप केवल और केवल पहला जो पार्ट है वो पढ़ के आए, क्योंकि सीएमए इंटर के ग्रुप 1 में जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो सही, लेकिन केवल और केवल मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस वहां पे डिस्कस किए जाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है सर, एक ऑर्गेनाइजेशन पहले एक स्टैंडर्ड सेट करती है, करंट जो भी सिनेरियो है, फ्यूचर में क्या उनको लगता है उस सबको ध्यान में रखते हुए पहले एक स्टैंडर्ड सेट करती है और देन एक्चुअल में प्रोडक्शन करती है। और फाइनली जब एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास आ जाती है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है, उसका डिफरेंस निकाला जाता है और उस डिफरेंस को वेरिएंस बोला जाता है। अब कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट भी होती है, लेबर कॉस्ट भी होती है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट भी होती है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट भी होती है। और जरूरी नहीं है डिफरेंस कॉस्ट का ही निकले सर, डिफरेंस सेल्स का भी निकल सकता है। तो यहां पे आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मटेरियल लेबर वेरिएंसेस के अलावा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी देखने को मिलेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस भी देखने को मिलेंगे, सेल्स वेरिएंस भी देखने को मिलेंगे। और साथ में यहां पे आपको इंटरप्रेट भी करना है कि सर जो वेरिएंस आया है उसके पीछे रीजन क्या है, और इंटरप्रिटेशन से इन्फ्रेंसेस भी विड्रॉन करने हैं कि अगर कोई डिफरेंस है, मैंने सोचा 10 रुपए की कॉस्ट आएगी लेकिन 12 रुपए की कॉस्ट आ गई, सर 2 रुपए की कॉस्ट ज्यादा तो आ गई, लेकिन ये देखकर चुप नहीं रहना कि 2 रुपए की कॉस्ट ज्यादा आ गई, ये 2 रुपए की कॉस्ट ज्यादा क्यों आई ये रीजन पता करना है और उस 2 रुपए की कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है वो भी हमें यहां पे डिसाइड करना है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस एक अच्छी वेटेज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी क्योंकि 15% इसकी वेटेज है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन ई, और सेक्शन ई में भी एक सिंगल चैप्टर कवर है। चैप्टर का नाम है फोरकास्टिंग, सेक्शन का नाम है फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। इसकी भी 15% वेटेज है, मतलब इसमें भी आप 19 नंबर के आसपास अप्रॉक्स एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक सिंगल चैप्टर कवर है, सेम नाम रख दिया, जो सेक्शन का नाम है
फोरकास्टिंग बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, और इसमें हमें काफी कुछ पढ़ना है। मतलब फोरकास्टिंग बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर को काफी लेंथी बनाया गया है। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फोरकास्टिंग क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, फिर राशनल फॉर बजट्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाती क्यों है, फिर जनरल प्रिंसिपल्स इन बजटरी प्रोसेस की जब बजट बनाए जाते हैं तो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स कि सर काफी सारे बजट्स हैं, वो बजट कैसे बनते हैं वो डिस्कस करने। तो हमें ये बताया गया है कौन कौन से बजट हमारे सिलेबस में कवर्ड है। तो सर ये बजट्स हैं जो हमारे सिलेबस में कवर्ड है। एक होता है फिक्स्ड बजट, एक होता है फ्लेक्सिबल बजट, एक होता है फंक्शनल बजट में काफी सारे बजट कवर होते हैं। सिंपल मैं कहूं तो फंक्शनल बजट में काफी सारे बजट कवर होते हैं, लाइक जो एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है। सर फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन की अगर मैं बात करूं, मटेरियल को खरीदना एक फंक्शन है, मटेरियल को यूज करना एक दूसरा फंक्शन है, लेबर से काम करवाना एक और फंक्शन है, कैश को यूज करना भी एक फंक्शन है, माल को बेचना भी एक फंक्शन है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है उससे रिलेटेड अलग अलग बजट आप बना सकते हो। मास्टर बजट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बजटेड बेसिस पे बनाते हैं, उसको मास्टर बजट बोलते हैं। कैश बजट अलग से डिस्कस करेंगे, एक जीरो बेस बजट आएगा, एक परफॉर्मेंस बजट आएगा, एक प्रोग्राम बजट आपको देखने को मिलेगा, एक रोलिंग बजट होगा, एक आउटकम बजट होगा। तो दीज आर सम बजट्स जो कि हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ बजट्स में डिस्कस करने। इसके अलावा सर अभी भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसमें ये जो चैप्टर का नाम है फोरकास्टिंग बजटिंग, इसमें बजटरी कंट्रोल भी अलग से पूरा का पूरा गिवन है। बजटरी कंट्रोल में भी हम देखेंगे कि राशनल फॉर बजटरी कंट्रोल की जरूरत क्यों, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है बजटरी कंट्रोल की, बजटरी कंट्रोल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट का रिकॉन्सिलिएशन देखेंगे कि हमने प्रॉफिट सोचा कि इतना प्रॉफिट हम कमाएंगे बट एक्चुअल में हमें ये प्रॉफिट हुआ, तो रिकॉन्साइल करके देखेंगे दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों है। इसके अलावा बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, की सक्सेस फैक्टर देखेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे अंडर और ओवर परफॉर्मेंस और इन्फ्लुएंसेस ड्रॉन फ्रॉम करेक्टिव एक्शंस कि हमारी परफॉर्मेंस जो हमने सोची थी उससे अच्छी रही, बुरी रही, क्यों रही, उसमें कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम बजटरी कंट्रोल में देखेंगे। तो बजटरी कंट्रोल जो है, मैंने आई थिंक आपको पीछे कुछ टॉपिक्स में प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं बताया, सेक्शन ए में तो बताया थ्योरी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। सेक्शन सी में मार्जिनल कॉस्टिंग प्रैक्टिकल है, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग प्रैक्टिकल, ट्रांसफर प्राइसिंग आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सेक्शन डी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा, बजटरी कंट्रोल आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द सेक्शंस, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही है। हाँ प्रैक्टिकल में भी थ्योरी तो होती है, वो तो आप अंडरस्टैंड खुद भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन एफ। सेक्शन एफ जो है वो है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट और इसकी वेटेज इंस्टीट्यूट ने कहा है 10%। अगर मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस ये कराऊं तो हमारा जो पहले सब्जेक्ट हुआ करता था सिलेबस 2016 में, उसमें क्या होता था, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट हम करते तो थे लेकिन वो ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में इसके कुछ क्वेश्चंस गिवन होते थे। बट सिलेबस 2022 में इंस्टीट्यूट ने अलग से इसका एक सेक्शन दे दिया, सेक्शन एफ, अलग से इसका एक चैप्टर दे दिया डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के नाम से। 10% वेटेज का मतलब वही 12 से 13 नंबर तक के क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। पढ़ना क्या है सर डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि मल्टीपल डिविजन्स के साथ होती है, जो कि मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग में बोला भी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिविजन्स होती है, मल्टीपल डिविजन्स होती है, तभी ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई होता है। तो डिविजनल परफॉर्मेंस भी तो मेजर तभी करोगे जब डिविजन्स होगी। आप कहते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही डिवीजन है, तो जो डिवीजन की परफॉर्मेंस वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, तो उसमें अलग अलग डिवीजन की परफॉर्मेंस मेजरमेंट का तो इश्यू ही नहीं आएगा। डिविजनल परफॉर्मेंस का इश्यू केवल तब आएगा
जब एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिविजन्स में बंटी हुई होगी, हर डिवीजन के मैनेजर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अकॉर्डिंगली हम उनकी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। बेनिफिट्स क्या होंगे ये मल्टीपल डिवीजन के? मल्टीपल डिवीजन होने का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड नहीं है चीजें, तो डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे क्या है वो हम देखेंगे। एक हम यहां पे डू पॉइंट एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे, साथ में डिवीजन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के टूल्स यहां पे क्या है सर? एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है आरओआई, और एक होता है रेजिडुअल इनकम। ये प्रैक्टिकल पोर्शन है। आरओआई, डिविजनल रेजिडुअल इनकम, ये कैलकुलेट करके डिवीजन की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। एक्चुअल में होता क्या है, डिवीजन का आरओआई सेट कर दिया जाता है कि भाई आपको 15% आरओआई कमाना है, एक्चुअल आरओआई देख लिया जाता है कितना कमाया, अकॉर्डिंगली आप इजीली परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो। सिमिलर कॉन्सेप्ट आरआई का भी चलता है, दैट इज रेजिडुअल इनकम का भी चलता है। और साथ में इसमें एडिशन किया गया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का। सर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की डेफिनेशन देखेंगे, ईवीए सेंटर, ईवीए ड्राइवर्स, ये सब डिस्कस करेंगे। साथ में हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू लर्निंग कर्व की बात करेंगे। सिलेबस 2016 जो था उसमें लर्निंग कर्व का अलग से चैप्टर था, लेकिन सिलेबस 2022 में अलग से लर्निंग कर्व का चैप्टर नहीं है। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में ही इंट्रोडक्शन टू लर्निंग कर्व डाल दिया है, तो इसमें आपको लर्निंग कर्व के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बैलेंस स्कोर कार्ड भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर वेरिएबल पे मैनेजमेंट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप 10% की वेटेज के साथ सेक्शन एफ में से एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकंड लास्ट सेक्शन जो आता है दैट इज सेक्शन जी। सर सेक्शन जी है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अगर मैं बात करूं, काफी कुछ आरओआई बेस्ड ही होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में भी आप एक पर्सन की, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करके दे सकते हो और अकॉर्डिंगली उसकी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो। 5% ही वेटेज है इसकी, एक सिंगल चैप्टर है। 5% भी अगर मैं बात करूं तो कम नहीं होते सर, क्योंकि 127 मार्क्स का जो हमारा टोटल पेपर आता है, तो 5% की भी अगर बात करूं तो 6 नंबर तक के क्वेश्चन आप रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें हम देखेंगे कॉस्ट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं, काफी कुछ आपको थियोरी देखने को मिलेगा। कॉस्ट मतलब कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू सेंटर क्या होते हैं, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट सेंटर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होते हैं, और साथ में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कैसे होती है, ये आप 5% के लिए पढ़ोगे। और लास्ट जो सेक्शन है सेक्शन एच, दैट इज डिसीजन थ्योरी। 10% की वेटेज डिसीजन थ्योरी, 10% की वेटेज है सर। ये 5% यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, एक सिंगल चैप्टर ही है इसके अंदर। 10% की वेटेज मतलब 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो डिसीजन थ्योरी है ये कभी हमारे सिलेबस में हुआ करता था। अगर मैं याद करूं तो हमारा जो सिलेबस 2012 हुआ करता था, सिलेबस 2012 जो हुआ करता था उसके अंदर डिसीजन थ्योरी हुआ करता था। 2016 जब आया सिलेबस उसमें इस तरीके के कोई क्वेश्चंस नहीं थे, बट अब सिलेबस 2022 में फिर से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं अंडर सर्टेनिटी। अंडर सर्टेनिटी का मतलब है आप कहते हो सर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, हर साल 2-2 लाख रुपए मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, सर्टन कह रहे हो आप, 100% श्योरिटी के साथ कह रहे हो, तो सर डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है। लेकिन साथ में आपको डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क भी करनी है। अंडर रिस्क का मतलब है अगर कहीं पे आपको प्रॉफिट होने की चांसेस है तो लॉस भी हो सकता है शायद, क्योंकि बिजनेस कर रहे हो। तो सर प्रॉफिट होने के चांसेस है तो लॉस होने के चांसेस क्या है, उसको डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क बोला जाता है। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इश्यू तब आता है जब आप प्रोबेबिलिटी वगैरह की कॉन्सेप्ट यूज करना शुरू कर देते हो कि सर 5 लाख रुपए का इनफ्लो होगा तो सही, बट चांसेस केवल 50% है। तो आप सर्टन नहीं हो कि 5 लाख रुपए का कैश इनफ्लो होगा, अनसर्टन हो, तो उस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। और साथ में आपको एक डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा
कि हम क्या करते हैं, हम डिसीजन ट्री बनाते हैं। इतना आउटफ्लो होगा तो क्या क्या इनफ्लो होने के चांसेस हैं। अकॉर्डिंग टू उस डिसीजन ट्री के बेसिस पे हम अपने प्रॉफिट्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अकॉर्डिंगली हम उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो थोड़ा सा, तो हम जब डिस्कस करेंगे इस चीज को, उसी टाइम पे ब्रॉडली इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द 8 सेक्शंस, और इस 8 सेक्शंस में केवल और केवल एक सेक्शन सी ही है जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, बाकी हर एक में सिंगल सिंगल आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। तो सर एज पर इंस्टीट्यूट सिलेबस तो ये 10 चैप्टर बनते हैं। एज पर इंस्टीट्यूट सिलेबस तो ये 10 चैप्टर बनते हैं, क्योंकि 7 सेक्शन में 7 चैप्टर एक एक करके, और एक सेक्शन में 3 चैप्टर, तो टोटलिटी में 10 बन गए। टोटलिटी में 10 बन गए। लेकिन हम इनको कैसे करने वाले हैं? सर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम एक सिंगल चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी हम एक सिंगल चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग हमें अलग करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग अलग करना पड़ेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग हमें अलग करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें अलग करना पड़ेगा, बजटरी कंट्रोल हमें अलग करना पड़ेगा। सेक्शन एफ में अगर मैं बात करूं तो लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अलग करेंगे, और बाकी जो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है वो हम अलग करेंगे। तो इसमें एक चैप्टर आपका डिविजनल परफॉर्मेंस का हो जाएगा और एक आपका लर्निंग कर्व का हो जाएगा। इसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का चैप्टर हो जाएगा आपका, और एक आपका डिसीजन थ्योरी का चैप्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, ब्रॉड कैटेगरी की बात करूं, तो 11 चैप्टर बनते हैं। लेकिन हम इनको भी कुछ तोड़ तोड़ के पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी पॉलिसी हमेशा ये है, चैप्टर को जितने छोटे छोटे चैप्टर बना के किया जाए, तोड़ तोड़ के किया जाए, कॉन्सेप्ट को उतना ही इजीली अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। तो मैं अपनी पॉलिसी जो हमेशा यूज करता हूं चैप्टर को तोड़ तोड़ के करवाने की, वो मैं पॉलिसी यूज करूंगा। और इंस्टीट्यूट ने भी नो डाउट कोशिश करी है सिलेबस 2022 का स्टडी मटेरियल बनाते वक्त, कि उन्होंने क्या करा है, हर एक टॉपिक को अलग 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 दिया। इससे क्या है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है। ये हमारे कुछ अच्छे रिजल्ट्स हैं। हाईएस्ट मार्क्स जो हैं फिलहाल अभी तक 95 मार्क्स है सीएमए इंटर में हमारे स्टूडेंट्स के। बहुत सारे स्टूडेंट है 80s में, 70s में, 60s में, बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट स्किप भी हो जाते हैं। तो दीज आर सम गुड रिजल्ट्स जो कि हमारे स्टूडेंट्स ने हमें दिए हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे भी यही है, आप भी हमें अच्छा रिजल्ट दो, और अच्छा रिजल्ट 60+ तो आप लेकर ही आओ, और मेरी उम्मीद आपसे आप 95+ लेकर आओ, क्योंकि फर्स्ट रो मैंने आपको लिए ब्लैंक छोड़ रखी है। फर्स्ट रो मैंने आपके लिए ब्लैंक छोड़ रखी है ताकि मैं आपका नाम इस फर्स्ट रो में लिख सकूं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आज ये जो क्लास थी, सिलेबस क्लास थी केवल और केवल। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। हम नेक्स्ट क्लास में अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑफिशियली सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा टारगेट केवल और केवल ये डिस्कस करना था कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, 100 मार्क्स का पेपर है, सर वो टोटलिटी में कैसे आता है। जैसे कि मैंने आपको कहा 127 मार्क्स का आता है। पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज अपने सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, और हम अपनी क्लासेस में इस सिलेबस को किस तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम पहला जो चैप्टर है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उससे ऑफिशियली अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।